गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अमल, शार्क एवं लवण, चैप्टर नंबर 2, कक्षा 10वीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अमल से। अमल क्या होते हैं? मीन्स एसिड। तो एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब होता है खट्टा। तो खट्टे का मतलब जो अमल होते हैं इनका जो टेस्ट होगा वो खट्टे होंगे। ये सोर इन टेस्ट, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्थर मीन्स ये एक प्रकार का सूचक है, इंडिकेटर है, जिससे हमें अम्ल क्षारक का पता चलता है भी कौन सी अम्ल है और कौन सा क्षारक। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अभी इतना ही जानना जरूरी है कि ये नीले को लाल में बदल देता है। जब भी ब्लू लिटमस को हम एसिड के विलयन के अंदर डिप करेंगे तो उसके कलर को चेंज कर देगा, वो ब्लू से रेड कर देगा। उसके बाद में अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं HCl का। HCl क्या करता है? दो आयन से मिलकर बना है, एक तो H+ और एक है Cl-। ये दो आयन्स होते हैं। ये दोनों जब भी इनको जल में मिक्स करेंगे हम HCl को, तो ये H+ आयन को फ्री कर देता है। किस प्रकार रिएक्शन देखते हैं? HCl प्लस में H2O। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जो इसका H+ है, हमने यहाँ जो ड्राइव किया था, ये इस H2O के साथ मिक्स हो जाएगा, क्या बना लेगा? H3O। और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि एक प्रोटॉन इसके पास फालतू आ गया पॉजिटिव चार्ज। प्लस में Cl-। तो इसका मतलब क्या हुआ? जलीय विलयन के अंदर इसने H+ आयन डोनेट कर दिए, छोड़ दिए HCl ने। तो इसीलिए ये इनकी पहचान और इनकी डेफिनेशन अम्लों की, कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। ये इनकी परिभाषा होगी। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप इनको दोनों तीनों लाइंस को लिख सकते हो। उसके बाद में अम्ल दो प्रकार के होते हैं, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। सांद्र और तनु। सांद्र अम्ल वे अम्ल जिसके अंदर कंसंट्रेशन मीन्स कंसंट्रेशन पे ये बात आती है, सांद्रता पर, कि अगर जल की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा अधिक हो, किसी भी अम्ल के अंदर जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, तो उसको बोलेंगे हम सांद्र अम्ल, यानी कि पानी बहुत कम हो। और दूसरा होता है तनु अम्ल, यानी कि जिसमें पानी मिक्स किया हो काफी सारा। वे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा जल की मात्रा अधिक व अम्ल की मात्रा कम होती है, उनको बोलते हैं तनु अम्ल। तो सांद्र में जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, और तनु अम्ल में जल की मात्रा अधिक व अम्ल की मात्रा कम। अब जैसे दूध की बात करते हैं हम, दूध के अंदर अगर हम पानी मिक्स कर देंगे तो वो क्या हो जाता है? तनु हो जाता है। उसी प्रकार अम्ल है, अम्ल के अंदर पानी नहीं मिक्स करना होता। क्यों नहीं करना होता उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पानी के अंदर अम्ल मिक्स करते हैं। दो प्रकार के अम्ल होते, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल HCl, H2SO4 और SNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एसिडिक नेचर होती है इनकी। दुर्बल अम्ल मतलब इतने ज्यादा एसिडिक नहीं होते, ये इतने ज्यादा अम्लीय नहीं होते। जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। और वैसे इसको बोलेंगे एथेनोइक अम्ल भी बोल देते हैं। लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसके कुछ उदाहरण हो गए। उसके बाद में हम शुरू करते हैं बेस के बारे में, शार्क के बारे में। शार्कों का जो स्वाद होता है वो होता है कड़वा।
और ये अम्लों का उल्टा बिहेव करते हैं, यानी कि अम्लों के अंदर क्या था, नीला लिटमस किस में बदल दिया था, लाल में। लेकिन क्षार के केस में उल्टा है, ये लाल को नीले में बदल देते हैं। जलीय विलयन के अंदर ये OH आयन प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम एक उदाहरण लेते हैं NaOH। NaOH तो जलीय विलयन के अंदर ये OH आयन प्रदान करेंगे, यानी कि Na अलग हो जाएगा आयन पॉजिटिव और OH आयन अलग, ये OH आयन होता है। तो जलीय विलयन में ये OH आयन प्रदान करते हैं। ये बच्चों इसकी डेफिनेशन हो चुकी है, तीनों लाइनों का आप लिख दोगे तो ये डेफिनेशन हो जाती है क्षार की, क्षारक की। उसके बाद में क्षार, क्षारक व क्षार दोनों में फर्क है। तो देखिए क्या फर्क है, जल में घुलनशील क्षारक, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको बोलते हैं क्षार। उदाहरण के तौर पे NaOH, KOH, MgOH2, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब प्रबल क्षारक की बात करते हैं तो NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे प्रबल हैं। और दुर्बल में आ जाता है NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षारकों के बाद बारी आती है लवण की। लवण बहुत ज्यादा नहीं है तो एक लाइन में इसको खत्म करेंगे। अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से लवण बनते हैं। जब इनकी अम्ल और क्षारक की जो आपस में अभिक्रिया करवा दी तो उससे लवण का निर्माण होगा। और दूसरी इसकी जो खास बात है, ये लिटमस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं डालते, ना ये नीले को लाल करते हैं ना लाल को नीला करते हैं। उदाहरण के तौर पे NaCl, KCl, तो ये इसका उदाहरण है। अब कई बार पेपर में या कह लो भी आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इन तीनों में कोई लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है भी कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा लवण है। तो हम क्या करेंगे, इसको बिना मतलब अ, हम इसको पता कैसे लगाएंगे भी आखिर ये कौन सा है, कौन से टेस्ट के द्वारा पर पता लगाएंगे। तो हम इसके अंदर लेंगे लिटमस पत्थर दोनों प्रकार के, एक लाल पेपर लेंगे लिटमस पेपर और दूसरा लेंगे ब्लू। पहले रेड को इसमें डिप करेंगे, रेड को डिप करते ही अगर ये ब्लू हो गया, इसका मतलब इसमें क्या है, लाल कलर का हमने पत्थर लिटमस पत्थर इसमें डुबोया और वो नीला हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, क्षार। इसके अंदर हमने वही लाल लिटमस पेपर डिप किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया, इसमें डिप किया तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई कलर नहीं बदला, तो इसका मतलब ये क्या है, लवण। फिर तीसरे के अंदर हमने लाल लिटमस डिप किया पहले, तो लाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर हमने इसमें ब्लू लिटमस को डिप किया, डुबोया, तब हम क्या देखेंगे कि ये लाल में बदल जाता है। इस प्रकार हमें क्या कहेंगे, ये क्या है, एक एसिड है। इस प्रकार हम इन तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिटमस पत्थर के द्वारा। तो हमें इसके अंदर बेसिक इतना पता होना चाहिए भी सार नीले को लाल करते हैं या लाल को नीला करते हैं। तो ये इसका बेसिक सार रूल है, लाल को नीला कर देगा वो क्षार और जो नीले को लाल कर दे वो अमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचक, सूचक क्या होते हैं, सूचक किसी भी दिए गए विलयन में, कोई विलयन हमें दिया हुआ है, जैसे हमने वो टेस्ट ट्यूब ली थी उसके अंदर 3 विलयन थे, वे किसी भी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। भी हमें ये बता दें भी ये अम्ल है या क्षार है।
अम्लीय या क्षारीय माध्यम में इनका रंग या गंध बदल जाता है। तो वही बात जो हमने लिटमस पत्र के साथ देखी थी कि ये अम्ल या क्षारक की उपस्थिति बताएंगे किसी भी विलयन के अंदर, और इनका या तो रंग बदल जाएगा, जैसे लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा था, या तो इनका कलर बदल जाएगा या इनकी गंध बदल जाएगी। गंध किस प्रकार बदलेगी वो हम आगे देखेंगे। 3 प्रकार के सूचक पाए जाते हैं जो हम स्टडी करेंगे। पहला प्राकृतिक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स, यह पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जो लिटमस विलयन है वो थिल्लाफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये नोट कर लेना। लिटमस विलयन जो लिटमस पेपर है उसका जो सोल्यूशन होता है बैंगनी रंग का सोल्यूशन होता है, ये वायलेट कलर, तो उसको थेलाफाइटा समूह का जो पौधा है उसके लीचेन नाम है पौधे का, उससे मतलब निकाला जाता है इसको, लिटमस को। उसके बाद में कृत्रिम जो संश्लेषित संश्लेषित होते हैं यानी कि मानव निर्मित सूचक होते हैं, यानी कि रासायनिक पदार्थ, इसके उदाहरण हम आगे करेंगे। और एक गंधीय सूचक, गंधीय मतलब स्मेल से, जो फैक्ट्री बोलते थे इसको इंग्लिश में, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, यानी कि अम्लीय में डालेंगे तो उसकी गंध बदल जाएगी बिल्कुल ही, या तो बिल्कुल ही डिसिपियर हो जाएगी, उसकी जो स्मेल होती है, गंध होती है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। तो इनको बोलते हैं गंधीय सूचक। कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो इस फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से प्रकार है हम पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय सूचक। तो सबसे पहले प्राकृतिक की बात करते हैं। इसमें आता है लिटमस। लिटमस हमें कहाँ से मिलता है? लीचेन नाम के पौधे से। लाल पत्ता गोभी भी, हल्दी भी एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। और हाइड्रेंजिया, पेटूनिया व जेरानियम फूलों की पंखुड़ियां, यानी कि ये जो फूल है इनकी पंखुड़ियों को भी हम प्राकृतिक सूचक के तौर पर उपयोग करते हैं। उसके बाद में कृत्रिम सूचक आ गए मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये दो रसायन हो गए जिनका उपयोग हम इंडिकेटर के तौर पे करते हैं। गंधीय सूचक में आ जाते हैं प्याज, लौंग का तेल और वेनिला। इनकी गंध से हम पता लगा सकते हैं भी माध्यम अम्लीय है या क्षारीय है, क्योंकि कई बार क्या होता है इनकी गंध बिल्कुल डिसिपियर हो जाती है किसी एक माध्यम के अंदर। अगर हम बात करें प्याज की, तो अम्ल के अंदर ये तीक्ष्ण गंध देगा, तीखी गंध। लेकिन अगर इसको क्षार के अंदर हम डाल देंगे तो इसकी कोई गंध नहीं होगी। ये नोट कर लेना, ये पॉइंट भी एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। प्याज अम्ल के अंदर तीक्ष्ण गंध देगा, तीखी गंध, और क्षार के अंदर इसकी कोई गंध नहीं होती। तो हम पता लगा सकते हैं इससे भी कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। वेनिला की अगर बात करें अगर हम, तो अम्ल के अंदर इसकी गंध समान रहेगी, जैसे है वैसी रहेगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और क्षार के अंदर वेनिला की गंध भी खत्म हो जाती है, इसकी कोई गंध ही नहीं आती। फिर लौंग का तेल, इसमें भी वही बात, लौंग के तेल में अम्ल के अंदर गंध आएगी, वही सेम जो गंध होती है इसकी, और क्षार के अंदर इसकी कोई गंध नहीं होती। तो ये होते हैं इनकी। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भी अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, भी आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं किसी दूसरे तत्व के साथ, यौगिक के साथ, ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो अभिक्रिया है, अम्लों व क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया। तो देखिए अम्ल व क्षारक धातु के साथ किस तरह अभिक्रिया करते हैं। कोई भी धातु लेते हैं हम, अम्ल व क्षारक देखिए धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। जिनको रिएक्शन कम याद होती है वो इस थ्योरी को जरूर पढ़ लें, और थ्योरी को पढ़ने के बाद में आप आसानी से लिख सकते हो भी अम्ल प्लस में धातु, जैसे ये लिखा हुआ अम्ल प्लस में धातु, ये क्या बना सकते हैं, लवण व हाइड्रोजन। अब अम्ल हमें अगर कोई याद है तो कौन सा, सिंपल सा अम्ल लो HCl,
प्लस में एक धातु ले लेते हैं हम Zn। तो क्या होगा, ये ZnCl के साथ जुड़ जाएगा, ZnCl2। जिंक की संयोजकता होती है 2 और क्लोरीन की 1, तो 2 क्लोरीन के पैरों में और 1 जिंक के पैरों में। इस प्रकार ये बन गया और हाइड्रोजन गैस इसमें फ्री हो जाएगी। तो ये अम्लों की धातु के साथ विक्रिया। क्षारक भी सेम इसी प्रकार की विक्रिया करेंगे, वो भी लवण व हाइड्रोजन ही देंगे। जरा देखिए इसको कैसे। NaOH लेते हैं हम, जिंक के साथ ही अभिक्रिया करवाई, तो ये बना लेंगे सोडियम जिंकेट। किस प्रकार बनाया जरा देखिए। हम लेंगे यहाँ पर NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स, NaOH NaOH। अब देखिए जब इसकी जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, तो सिंपल सा फंडा एक ये भी, आपको अगर थ्योरी याद है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें थ्योरी में क्या बताया, अभी हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाती है, तो हम इसमें से हाइड्रोजन गैस को फ्री कर देते हैं। ये लीजिए, अब हमारे पास क्या बचा, Na2 जो बचा वैसे लिख देंगे, Zn जिंक और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2। तो Na2ZnO2, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। तो इस तरह ये धातु के साथ जो इसकी अभिक्रिया संपन्न होती है इस प्रकार। अब इसको डायग्रामेटिकली हम थोड़ा देखते हैं भी, इसका किस तरह एक्सपेरिमेंटली सेटअप हम करते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप धातु के साथ अभिक्रिया का, स्टैंड के ऊपर हमने एक टेस्ट ट्यूब लटका रखी है और इसके अंदर है ये दानेदार जिंक, जो हमने अभिक्रिया में अभी यूज किया था, जिंक। और एसिड लिया हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। ये अम्ल हमने भी यूज किया। तो वही सेम बात कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ये बुलबुले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। तो ये गैस कहाँ जाएगी, हमने इधर कॉर्क फिट कर दिया और इस कॉर्क के ऊपर एक ट्यूब फिट की है जिसको बोलते हैं प्रवाह नली। और ये गैस है जो बन रही है वो इस टेस्ट ट्यूब से होते हुए इधर हम बर्तन, मतलब एक इस टब के अंदर ले आए। तो यहाँ लाने का इसका क्या मकसद है, देखिए इस टब के अंदर हमने रखा है साबुन का विलयन। जब भी गैस इसके मध्य अंदर से आएगी तो साबुन के विलयन में से साबुन के जो बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे और वो बुलबुले क्या है, हल्के होंगे और वो बाहर निकलेंगे इस तरह, जैसे आपको ये दिखाई दे रहे हैं। और उन बुलबुलों के अंदर होगी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन से भरे हुए साबुन के बुलबुले। और जब भी इन बुलबुलों के पास हम मोमबत्ती लेके आएंगे, जलती हुई मोमबत्ती, तो वो फटफट की ध्वनि के साथ जलेंगी। फट की ध्वनि आएंगी, इसको इंग्लिश में भी बोल देते हैं पॉप, फटफट की ध्वनि पॉप भी बोल देते हैं। तो ये जो टेस्ट है मोमबत्ती को पास लेके आने वाला, भी हमें पता लगाना है भी हाइड्रोजन गैस बन रही है या नहीं बन रही। और हाइड्रोजन होती है ना, ये धमाके के साथ जलती है गैस हमेशा ही, तो इसीलिए इस प्रकार की आवाज आती है इसकी, फटफट की, या पॉप कह सकते हैं इसको, पॉप की आवाज आती है। तो इसीलिए इसको पॉप टेस्ट बोलते हैं। देखिए पॉप टेस्ट क्या होता है। पॉप टेस्ट, इस टेस्ट का उपयोग हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस बन भी रही है या नहीं बन रही, उसको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए भी हाँ जी बन रही है, तब हम इसका उपयोग करेंगे। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन से भरी हुई परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लेंगे, तब यह फट फट यानी कि पॉप की ध्वनि के साथ इसका दहन होगा हाइड्रोजन का। तो इसी को पॉप टेस्ट बोलते हैं।
कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है पॉप टेस्ट क्या होता है और क्यों किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन की प्रेजेंस को दिखाने के लिए, उपस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है कि वाकई में जब अम्लों की या क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया हो रही है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। तब हम मोमबत्ती लेके आएंगे, मोमबत्ती ले आएंगे जलती तो गैस जलेगी, जलेगी तो ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ये है इसका सेटअप। आगे बढ़ते हैं क्षारकों। अब अम्लों की धातु कार्बोनेटों व धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया की बात करते हैं। तो यहाँ दोनों अभिक्रियाएं हमने अलग अलग लिखी है, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ और अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, वो सेम है। अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो या अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट। तो मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ भी धातु बाइकार्बोनेट क्या होते हैं। इनको बोलते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इनका दूसरा नाम है, नोट कर लीजिएगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को बोल देते हैं हम। यानी कि जब कार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला होता है ये CO3, लेकिन जो बाइकार्बोनेट होता है ना उसको बोलते हैं हम HCO3। इसको बाइकार्बोनेट भी बहुत बार लिखा जाता है और NCERT में इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है अपने। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अम्ल की जब धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया होगी, ये थ्योरी आपने याद करनी है, या फिर अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगी तो उनका एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और वो क्या होगा, लवण बनेगा, CO2 बनेगी और जल का निर्माण होगा। ये तीन चीजें बनेंगी इसमें, लवण, CO2 और जल। कैसे बनेंगे हम उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। अभी तो आप ये देख लीजिए दोनों का प्रोडक्ट उत्पाद एक समान है, तो दोनों को आप एक समान भी कर सकते हो रिएक्शनों को। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ये आई गई ये बात। चलिए रिएक्शन देखते हैं। HCl और इसके साथ कार्बोनेट की बात करते हैं हम, कोई भी कार्बोनेट की संयोजकता होती है 2 और बाइकार्बोनेट की होती है 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ चुका है तो एक खाली बची है अभी। तो जब Na के साथ इसको यूज करेंगे तो ये बनेगा Na2। हमारे बच्चों आपने खुद बनाना है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको और बनाने आएंगे। HCl प्लस में Na2CO3। और अगर फॉर्मूले आपको नहीं बनाने आ रहे इस वीडियो के अंदर तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको पहले चैप्टर के, उसके अंदर मैंने बताए हैं कुछ हद तक भी फॉर्मूले किस तरह ड्राइव किए जाते हैं, तो वो आप जरूर देखना एक बार। चलिए रिएक्शन पे आते हैं। HCl और Na2CO3, सो मत जाना कहीं इनके नाम सुन सुन के। HCl और Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है। अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा, हम इसको सिंपल सा एक ट्रिक की मेथड से करते हैं। आपने इसको हमेशा ही आयन के अंदर तोड़ देना है, H+Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव और इधर भी ये नेगेटिव। ये एक ट्रिकी मेथड है ताकि रिएक्शन का रिजल्ट आपके सामने आ जाए। बहुत ज़्यादा इसके मैकेनिज्म में आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, NaCl। ये भी गया और ये भी गया, इनका ये प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद क्या बचा, CO3 और H। तो जो CO3 कभी भी आ जाए और हाइड्रोजन कहीं भी आ जाए तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ भी CO2 बनता है। ये पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, CO2 तो बनी ही बनेगी, गैस निकलेगी। और अभी भी इसमें एक ऑक्सीजन फ्री पड़ी है तो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़कर जल का निर्माण कर लेंगे। आप इसको इस तरह कर सकते हो। अगर ऐसे भी अगर आपको लगता है भी हमें समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ। अब जरा देखिए सिंपल सा मेथड क्या है। गुरु मंत्र आपने ये याद करना है इतना इतना,
भी अम्लों की धातु कार्बोनेट से विक्रिया से बनता क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये तीन चीजें बनती है। तो अब हम कोई भी अम्ल लेते हैं HCl, और साथ में ले लेते हैं हम कोई भी कार्बोनेट, Na2CO3 ही लिया हमने। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, चलिए मैं फार्मूला लिख लूं Na2CO3। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सेम मेथड इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे हम, पर अब थोड़ा ट्रिकी मेथड हम यूज करेंगे। क्या बनता क्या क्या है? लवण बनता है, फिर CO2 बनती है, फिर जल बनता है। कार्बोनेट की चाहे कोई भी रिएक्शन हो अम्लों के साथ, उसमें ये दोनों प्रोडक्ट तो सेम रहेंगे आपके, सिर्फ इसमें चेंज आएगा। तो इसलिए हमने इसको खाली छोड़ दिया। अब देखो, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव इसको जोड़ दो, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl, यानी कि ये सोडियम और इधर ये क्लोरीन, इन दोनों को आपस में जोड़ने से ये लवण का निर्माण हो चुका है। तो इस तरह आप आसानी से इसको कर सकते हो। यही सेम प्रोसेस इसके लिए रहेगा हमारा बाइकार्बोनेट के लिए। जरा देखिए ध्यान से, इसी रिएक्शन में समझा देता हूँ। HCl और अब आ गया NaHCO3, सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन अब यहाँ पर H आ गया इनके बीच में। अब मैंने पहले ही बता चुका था आपको भी HCO3 की संयोजकता एक ही खाली होती है, तो इसलिए Na अकेला ही जुड़ा है इसके साथ। तो NaCO3, तो अब इसमें फॉर्म प्रोडक्ट क्या बनेंगे? वही सेम, Na अलग हो जाएगा इधर, ये इनको इस तरह अलग अलग बना लो आप, यानी कि आयनों में इसको डिकम्पोज कर सकते हो आप, इसको तोड़ सकते हो। तो Na अलग हो जाएगा, Na और क्लोरीन जुड़ जाएंगे आपस में, तो लवण क्या बना? NaCl। बाकी आंखें बंद करके आपने लिखना है H2O और CO2, और किस बेस पे लिखना है आपने? इस बेस पे, क्योंकि हमने याद किया है। तो ये इनको सिंपल सा मेथड है बनाने का। एक बार करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम जो धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाई थी हमने, वैसे के वैसे ही है। स्टैंड है, स्टैंड पे हमने टेस्ट ट्यूब लटका रखी है एक, और इसके अंदर एक कोर्क फिट कर रखे हैं। कोर्क के अंदर हमने क्या फिट कर रखी है? थिसल फनल कीप। और कोर्क के अंदर दो होल है, एक होल में क्या है? ये निकास नली बाहर आ रही है, और ये किस लिए बाहर आ रही है? यहाँ पर गैस बन रही हुई, उस गैस को बाहर निकालने के लिए। कौन सी गैस बनती है इसमें? अभी हम करके आए हैं CO2। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, प्रश्नावली के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया। सोडियम कार्बोनेट लिए और तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, तो इसमें क्या बनेगा? जल बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, सॉरी CO2 गैस बनेगी, और लवण बनेगा। तो जो CO2 गैस बनेगी उसको हम इस ट्यूब के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं। तो इसको भी टेस्ट करेंगे भी ये वाकई में CO2 है क्या। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम आपने पहले भी सुना है, अगर पिछली वीडियो देखी है तो इसके अंदर मैंने आपको जानकारी दी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होता है? बुझा हुआ चूना, ये इसका फॉर्मूला है। तो जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में से गुजारेंगे, तो इस विलयन का रंग ये क्या कर देगी? दूधिया कर देगी। CO2 होती है ना जो, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रंग दूधिया कर देती है। और इस पे एक क्वेश्चन भी है आपकी बुक के अंदर कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन पर से CO2 गैस गुजारी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है, तो जो हमारा विलयन होता है उसका रंग दूधिया क्यों हो जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर आपने लिखना है क्या, कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से
CO2 गैस गुजारी जाती है तो विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। और ये किस कारण होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और उसके कारण ये जो पानी है वो दूधिया रंग का दिखाई देगा, यानी कि दूध के रंग का। इसकी रिएक्शन हम साफ साफ आपको दिखाते हैं, अभी देखिए। और ये जो टेस्ट होता है इसको देखिए क्या नाम बोलते हैं? चूने के पानी का टेस्ट बोलेंगे इसको। कौन सा टेस्ट? चूने के पानी का टेस्ट, जो हम ये टेस्ट कर रहे हैं। पिछली रिएक्शन में कौन सा टेस्ट किया था? पोप टेस्ट। भूलना मत, याद रखना, एक एक नंबर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं इनके। चूने के पानी का टेस्ट क्या होगा? उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी, यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, से जब प्रवाहित करते हैं तो पानी का रंग दूधिया हो जाता है। क्यों दूधिया हो जाता है? ये देखिए, ये चूने का पानी रहा, जब CO2 इसमें से पास कराएंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक श्वेत रंग का अवक्षेप बन जाता है, प्लस में जल, यानी कि वो जो अवक्षेप बनता है वो तली पे जम जाएगा। और अगर और अधिक मात्रा में CO2 हम पास करा देंगे इसमें से, भी थोड़ी सी मात्रा हमने एक लिमिटेड क्वांटिटी में अगर पास करवाई तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम रुके ही नहीं, हमने और CO2 पास करवाई इसमें से, तब क्या हुआ देखिए। पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वही कैल्शियम कार्बोनेट और जल, इनका निर्माण हुआ था। ये देखिए ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण हुआ था। ये दोनों, ये देखिए, ये पड़े। और इनके अंदर से हम दोबारा से जब CO2 गुजारेंगे तब ये क्या होगा? तब ये एक नया प्रोडक्ट बना लेगा, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। और ये क्या है? जल में घुलनशील होता है, ये जल में घुल जाएगा, यानी कि तब रंग, जो पानी का जो रंग है वो दूधिया रंग है, वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये जल में घुल गया और घुलने से जो दूधिया रंग है वो खत्म हो गया। तो एक बार फिर देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिया। जब इसमें से CO2 गुजारेंगे, ये CO2 गुजार रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट में कैसे बदलेगा? ये CO2 चुप करके इसके साथ जोड़ दो आप। CO2 कभी नहीं जुड़ती, CO3 की फॉर्म में जुड़ेगी में से, कार्बोनेट के फॉर्म में। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और जल का निर्माण होगा। और जब इसमें से और अधिक मात्रा में गुजारी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड हम अभी भी गुजार रहे हैं, तो ये बना लेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत सारे एग्जाम्पल है। चूना पत्थर हो गया, जैसे खड़िया मिट्टी होती है, जो संगमरमर, ये सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप है। इस प्रकार ये अभिक्रिया हमारी संपन्न होती है। अब बात आती है भी अम्लों व क्षारकों की परस्पर अभिक्रिया, यानी कि जो अम्ल व क्षारक है वो आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा नोट करिएगा। अम्ल व क्षारक की जो आपस में अभिक्रिया होती है ना, उसके फलस्वरूप लवण व जल का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए, अम्ल और क्षार दोनों मिलकर लवण व जल का निर्माण कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें अम्ल का प्रभाव भी खत्म हो गया और क्षार का प्रभाव भी खत्म हो गया और एक न्यूट्रल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आया है, तब हमने इसका नाम दिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि दोनों का प्रभाव खत्म करने के लिए। हमारे पास HCl है और NaOH है। वही ट्रिकी मेथड हम यूज करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे आयंस के अंदर, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इस तरह मान के चलेंगे हम। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, यानी कि क्या बनेगा देखो, NaCl, तो NaCl बन गया। और H और OH क्या होते हैं? वाटर। तो इस तरह ये इसका प्रोडक्ट बना है। और मैं आपको बता ही चुका भी, अम्ल व क्षारकों का जो प्रभाव है उसको खत्म करने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से थोड़ा समझते हैं इस चीज को। हमने एक बीकर लिया, ये दूसरा बीकर,
इसके अंदर डाल रखे हमने अम्ल, और इसके अंदर है क्षार, और क्षार की जो क्वांटिटी है वो है दुगनी, और ये है आधी क्वांटिटी में इससे, और कंसंट्रेशन दोनों की एक जैसी है, सांद्रता एक जैसी है, दोनों गढ़े। जब मैं इसको इसके अंदर मिक्स करूंगा, यानी कि क्षार को अम्ल के अंदर मैं मिक्स करूंगा इस तरह, जो नया विलयन हमारे पास बनेगा, तो वो बताइए क्या होगा? न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा। क्षारीय का क्यों होगा? क्योंकि क्षार की मात्रा ज्यादा है और अम्ल की मात्रा कम है। यानी कि जितना अम्ल है उतना ही हमें क्षार चाहिए उसको उदासीन बनाने के लिए, तब जाके वो उदासीन होगा। अगर एक की भी मात्रा बढ़ गई तब क्या होगा? जितनी मात्रा फालतू है, जितनी मात्रा बढ़ गई, तो उस लेवल का वो अम्ल बन जाएगा या क्षार बन जाएगा। यानी कि ये दुगुना था। ये देखिए एक बार इस रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं हम। ये दुगुना क्षार है और एक गुना अम्ल है। तो ये जो एक गुना और ये एक गुना, ये आपस में मिलके क्या करेंगे? ये तो उदासीन बना ही लेंगे, लेकिन ये एक जो है पार्ट है वो तो बचा रह गया, तो ये तो क्षारीय प्रकृति से होकर ही करेगा। मतलब दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हमारे पास प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, क्षार दुर्बल है और अम्ल प्रबल है, तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अम्लीय लवण, यानी कि इसकी प्रकृति होगी अम्लीय। तो ये प्रबल अम्ल बन रहा है और दुर्बल क्षार, इन दोनों से बन रहा है अम्लीय लवण, क्योंकि अम्ल यहाँ पे क्या स्ट्रोंग है। दूसरे केस में दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार, तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? क्षारीय लवण बनेगा। क्यों? क्योंकि जो क्षारक है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। उसके बाद में अगले केस की बात करते हैं। प्रबल अम्ल है और प्रबल ही क्षार है, यानी कि दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो जो भी हमारा विलयन बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो उदासीन होगा। इसी प्रकार अगर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक लेंगे तो भी वो उदासीन प्रकृति के होंगे। तो ये अम्लों व क्षारकों की आपस में अभिक्रिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया, यानी कि जो धातु के ऑक्साइड्स हैं उनके साथ अम्ल किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए, अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। ये सिंपल सी रिएक्शन आपको याद करनी है। अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करेंगे। अम्ल धात्विक ऑक्साइड और इसे क्या बना दिया इन्होंने? लवण व जल। उदाहरण लेते हैं, कोई एक धात्विक ऑक्साइड, यानी कि धातु ली हमने कॉपर, अब उसका ही ऑक्साइड ले लिया हमने ऑक्सीजन, प्लस में एक अम्ल लिया हमने, कोई भी HCl ले लेते हैं, और जब इनकी अभिक्रिया होगी तो लवण व जल बनेंगे। तो सबसे पहले वही हमारा ट्रिक, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ये पॉजिटिव मान के चले पहले वाला पार्ट और सेकंड पार्ट नेगेटिव, इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे। पहले वाला पार्ट पॉजिटिव और सेकंड पार्ट नेगेटिव। अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पार्ट के साथ जोड़ देंगे, तो फॉर्मूला बनेगा CuCl। फॉर्मूला तैयार करते हैं पहले। कॉपर की संयोजकता 2, क्लोरीन की 1, तो ये कॉपर की संयोजकता क्लोरीन के पैरों में और क्लोरीन वाली संयोजकता कॉपर के पैरों में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना? CuCl2, ये इसका फॉर्मूला बन गया। प्लस में लवण प्लस में जल। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जल लिख सकते हो, इसको फॉर्मूले को देखने की जरूरत नहीं है या कि क्या बचा है क्या नहीं बचा। अगर फिर भी देखना चाहते हो तो कॉपर गया, क्लोरीन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचे हैं, इनसे जल का निर्माण होगा। तो ये आपकी अभिक्रिया है धात्विक ऑक्साइडों के साथ।
तो देखिए, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, इन दोनों की अभिक्रिया से कॉपर क्लोराइड बन गया और जल बन गया। ये कॉपर क्लोराइड का फार्मूला कहाँ से है, कैसे बना, ये आपने देख ही लिया होगा। अगर आपको ये ऊपर वाली रिएक्शन अच्छे से याद है, इसकी थ्योरी, तो नीचे वाली, ये इतना इतना याद अगर आपको है, ये जो इस तरह की समीकरण है, अगर ये आपको याद है तो आपको बाकी इस पूरी की पूरी अभिक्रिया करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती। बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ये अभिक्रिया है तो इससे आप इसको थ्योरी को भी लिख सकते हो और इसी के आधार पर आप ये रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट नोट करने वाला है, कॉपर क्लोराइड बनने के कारण अब विलयन का रंग नील हरित हो जाता है। जब ये कॉपर क्लोराइड बनता है ना, तो इस विलयन का रंग हो जाता है नील हरित, जिससे हमें पता चल जाता है कि कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो इस विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं कॉपर ऑक्साइड की, और जब किसी अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं, तो जो विलयन है उसका रंग नीला क्यों हो जाता है, नील हरित क्यों हो जाता है? तो उसका कारण क्या है? ये कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन के कारण, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, यानी कि कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण उसका रंग नील हरित हो जाता है। अब अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें, और पीछे जो हमने रिएक्शन की थी, पिछली जो रिएक्शन हमने की थी अम्ल व क्षार की रिएक्शन, क्षारक तो जरा याद कीजिए भी, इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, उत्पाद का निर्माण क्या हुआ था? उसमें भी जो उत्पाद का निर्माण हुआ था वो क्या था, लवण व जल। अब ये बच्चों थोड़ा पॉइंट नोट करने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। जब हमने अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास जो उत्पाद बना वो बने थे लवण व जल। वह अब जब अम्ल की अभिक्रिया, दोबारा से नोट कीजिए कि अब अम्ल की अभिक्रिया जब धात्विक ऑक्साइड से हमने करवाई, तब भी वो सेम ही प्रोडक्ट बने, यानी कि लवण व जल। अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया से भी लवण व जल बनते हैं, और अम्ल व धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया से भी लवण व जल बनते हैं। तो अब ऊपर वाली जो अभिक्रिया है ये, और इस अभिक्रिया में फर्क देखो कहां पर आ रहा है। अम्ल है, अम्ल है, क्षारक, और क्षारक की जगह इसमें क्या आ गया, धात्विक ऑक्साइड। यहाँ धात्विक ऑक्साइड आ गया क्षारक की जगह, और प्रोडक्ट सेम ही है। तो हम कह सकते हैं भी जो धात्विक ऑक्साइड है ना, वो क्षारक होंगे। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। इस आधार पे हम कह सकते हैं, क्योंकि अम्ल व जब क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनते हैं, और जब अम्ल और धात्विक ऑक्सीडों की भी अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, लवण व जल। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं भी जो धात्विक ऑक्साइड है उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। चलिए पढ़ते हैं इस लाइन को थोड़ा सा। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल प्रदान करते हैं। तो वही लवण और जल प्रदान करते हैं, ठीक है, ये हमें पढ़ लिया। धात्विक ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति के कारण इन्हें क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो धात्विक ऑक्साइडों को हम क्षारीय ऑक्साइड भी बोल देते हैं। तो ये पॉइंट आपका नोट करने लायक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत बच्चे उलझते भी हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्षारक की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइडों के साथ, और जब क्षारक की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइडों के साथ होगी तो भी लवण व जल का निर्माण होगा, जैसे हमने पिछली अभिक्रिया में देखा था वही। देखिए, क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके
लवण व जल का निर्माण करते हैं। अब वही सेम कंसेप्ट क्षारक प्लस में यहां मैं क्या लिख सकता हूं, अगर यहां पर अम्ल होता तो भी तो यही रिजल्ट आना था, लवण व जल बनते थे। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो अधात्विक ऑक्साइड है हमारे, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो अधात्विक अम्लीय प्रकृति के और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए रिएक्शन देखते हैं पहले। क्षारक, कोई भी एक क्षारक ले लेते हैं। हमने क्षारक लिया के ए सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है, बुझा हुआ चूना। जब इसकी अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक मतलब जो धातु ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करवा दी हमने, तो क्या होगा, कार्बोनेट बना लेंगे। ये अभिक्रिया हम कर चुके हैं, कहाँ करी है, ये अभिक्रिया हमने कहाँ की, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, चूने के पानी का टेस्ट में की थी। तो ये अभिक्रिया यहाँ पे रिपीट हो रही है यहाँ। तो कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन सॉरी जल का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया है। इसमें भी वो सेम ही बात रहेगी कि आपको ये रिएक्शन याद करनी है। इससे आप थ्योरी भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। दोनों याद करना बहुत ही सिंपल है। और जिनको इस तरह की रिएक्शंस याद नहीं होती और जो सोचते भी हमें चलो कैसे न कैसे करके इस चैप्टर में कुछ ना कुछ नंबर हासिल हो जाए, हमारा लक्ष्य सिर्फ पास होना है, तो वो सिर्फ थ्योरी से और इस ऊपर वाली रिएक्शन से काम चला सकते हैं। और जिन्होंने फुल मार्क्स लेने हैं, जिनके टारगेट बड़े हैं, तो उनको तो ऑब्वियस सी बात है, सारा काम करना ही पड़ेगा। उनके लिहाज से इसमें काफी कुछ दिया हमने, ताकि वो भी अपनी जो तैयारी है, एक उनके कंसेप्ट है, अच्छे से क्लियर हो सके और एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का आपको क्लियर हो सके। उस हिसाब से हमने ये स्लाइडें भी तैयार की है, इनके नोट्स भी तैयार किए हैं। चलिए देखिए, क्षारीय व अम्ल की, क्षारक व अम्ल की रिएक्शन अभिक्रिया के समान ही अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल प्रदान करते हैं। ये वही पिछली रिएक्शन की तरह बात बोल रहे हैं, भी अधात्विक ऑक्साइड भी क्या करते हैं, लवण व जल प्रदान करेंगे जब क्षारक के साथ अभिक्रिया होगी। अतः जो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था यहाँ। तो वही बात इन्होंने बोली है, क्यों होती है, कैसे होती है, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब अगली रिएक्शन की ओर हम बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब थोड़ा ध्यान से, अब तक हमने जितनी भी अभिक्रियाएं की है, हो सकता है अभी कुछ आपके ये समझ में आई हो, कुछ कम समझ में आई हो, और आपको ये भी लगा होगा कि इतनी अभिक्रियाओं को हम याद कैसे करेंगे। तो उसका भी हमने एक तरीका निकाला है। तो वो तरीका मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले एक अभिक्रिया मानव बनाया हमने। ये अभिक्रिया मानव हमें सब बताएगा कि किसकी किसके साथ अभिक्रिया से क्या बना था। यानी कि एक पेज पर सभी की सभी अभिक्रियाएं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि इससे आप और अच्छे से रिएक्शन याद कर सकते हैं, आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो ये भी आपने बनाना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि एक पेज पे एग्जाम के टाइम में यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम कम पढ़ें, कम पेजेस के अंदर ज्यादा मैटर पढ़ सकें। सिस्टमेटिक वे में हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, और स्मार्ट वर्क हमारा क्या कहता है कि कम पेजेस में पढ़ना पड़े, लेकिन जो पढ़े वो सबसे अच्छा हो, बेस्ट हो, सबसे ज्यादा पढ़ सके, 100 कर सके हम। तो चलिए देखते हैं अम्ल की अभिक्रिया। अम्लों की जितनी भी अभिक्रियाएं वो एक पेज पे हम शो करने जा रहे हैं, एक मानव के द्वारा। एक मानव का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले पेट, जिसमें आई है क्षारक के साथ अभिक्रिया। भी अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। याद हो गई, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। उसके बाद में दोनों हाथों की बारी आती है। पहले हाथ पे क्या है, धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया कर
अम्ल क्या बनाते हैं? ये धातु और ये अम्ल आपस में विक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, याद करना आसान है। अगला पॉइंट, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल जब धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। ये भी कर चुके हम, लेकिन यहां पर उसकी एक बार फिर ब्रीफिंग कर रहे हैं। अगली जो अभिक्रिया है, धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, लवण जल व CO2 का निर्माण करते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा, अम्ल व धातु कार्बोनेटों के साथ लवण व जल का निर्माण करेंगे, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी उत्पत्ति होगी। अब जो दूसरी लेग है इसकी, उसमें है धातु बाई कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। मीन्स अम्ल धातु बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण जल व CO2 का निर्माण करेंगे। ये अभिक्रिया बाई कार्बोनेट वाली और कार्बोनेट वालों का सेम ही रिजल्ट होता है, और क्षारक और धात्विक ऑक्साइडों का सेम रिजल्ट होता है, और धातु एक अलग रहेगी जिसमें लवण के साथ हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इनको याद करना है। अब इसके अंदर सारी ब्रीफिंग हो गई, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, और अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी जानकारी हासिल कर सकें। और जिसको कुछ भी समझ में ना आए वो प्लीज प्लीज कमेंट में जरूर नोट लिख देना, ताकि हम उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट कर सकें। अब जो अगली अभिक्रिया है वो है क्षारक के बारे में। तो देखिए, सेम ही पहले पेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण व जल। सेम अभिक्रिया जो पीछे हम करके आए हैं। पहले हाथ पे है धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि लवण व हाइड्रोजन का निर्माण। दूसरे हाथ पे अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये लवण व जल बनाते हैं। और कार्बोनेटों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, और बाइकार्बोनेट के साथ भी इनकी कोई अभिक्रिया नहीं होती, ना मेरे बुक में दी हुई है। तो ये है अब तक की ब्रीफिंग, जितनी भी अभिक्रियाएं हमने की थी उन पूरे का सार हमने सिर्फ 2 स्लाइड में आपको बता दिया है। तो इसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं। और जब भी आप इन पेजेस को नोट डाउन करोगे तो इसके साथ में आप रिएक्शंस नोट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, जैसे क्षारक का कोई भी उदाहरण ले लिया, NaOH, इधर ही नोट कर सकते हो आप। तो ये एक आपका स्मार्ट वर्क हो गया भी। 2 पेज पे सारी की सारी अभिक्रियाएं आपने नोट कर ली। धातु ले सकते हो आप यहाँ पे कोई भी, जिंक ले लीजिए, और लवण व हाइड्रोजन का निर्माण होगा। तो अब इसके अंदर बनाइए लवण। तो आपको याद होगा, तो इसमें बना था Na2ZnO2। क्या नाम था बच्चों इसका? सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन। तो यही इसकी रिएक्शन नोट कर सकते हो आप। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है ये। तो आगे बढ़े। अब बात आती है अम्लों व क्षारकों में क्या समानताएं हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में जो दिया हुआ है वो मैटर बहुत कम है। उसके अंदर इतनी जानकारी नहीं दी हुई जितने मैंने पॉइंट बना के यहाँ पे लिख दिया आपको। तो इनको, और ना ही किसी अलग बुक में मेरे को दिखाई दिया जिसमें मतलब पॉइंट वाइज इस तरह इतनी डिटेल दी हो। तो ये अच्छे से नोट कर लेना, अम्लों व क्षारकों में समानताएं कौन कौन सी समानताएं हैं। तो नंबर 1 समानता तो ये होती है भी, अम्ल व क्षारक दोनों ही जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन, जल जब इनको पानी में यानी कि जल के अंदर मिक्स कर देंगे, घोल देंगे, तो ये आयन उत्पन्न करेंगे। जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो OH आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो अम्ल जलीय विलयन में H+ व क्षार OH आयन उत्पन्न करते हैं, OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में दूसरी जो समानता है इनके बीच में, अम्ल व क्षारक धातुओं से विक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। दोनों के दोनों की जो विक्रिया होती है वो समान होती है, हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे। तीसरी जो समानता है, अम्ल व क्षारक जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। यानी कि हमने वाटर ले लिया और उस वाटर के अंदर अगर अम्ल मिक्स कर देते हैं, घोल देते हैं, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश करें, विद्युत गुजारने की कोशिश करें, तो विद्युत उसमें से आसानी से गुजर सकती है। ऐसा ही क्षारक के केस में होगा, भी उसमें भी आसानी से विद्युत का प्रवाह होगा। तो इसीलिए ये पॉइंट दिए भी विद्युत का चालन करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अम्ल व क्षारक दोनों ही लिटमस पेपर का रंग बदल सकते हैं। नीले को लाल या लाल को नीले में बदलना इनकी प्रकृति है। हमने पहली 2 स्लाइडों में ये बात स्टडी कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट, अम्ल व क्षारक दोनों को जल में मिलाने की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसको नहीं पता वो हमारी पीछे वाली जो स्लाइडें हैं पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 का वो जरूर देखें। उसमें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का बहुत अच्छे से जिक्र किया हुआ है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रियाएं होती है जिनके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो जिस अभिक्रिया में, उनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। और जब अम्ल व क्षारक को जल में मिलाया जाता है तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये था। उसके बाद में अगला टॉपिक हमारा है अभी जलीय विलयन में अम्ल व क्षारकों के बारे में चर्चा करेंगे। अम्ल व क्षारक दोनों ही जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ और क्षार OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं जलीय विलयन में अम्ल के बारे में। पहले हमारे पास HCl है, तो ये H2O के साथ मिक्स करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, H3O नेगेटिव। और हाइड्रोनियम आयन इसने कहां से बनाया? HCl ने H+ आयन प्रोड्यूस किया और ये H2O, इन दोनों से हाइड्रोनियम आयन बन गया। क्योंकि ये क्यों बना? क्योंकि जो H+ आयन है ना, ये अकेला नहीं रह सकता, स्वतंत्र रूप से ये नहीं रह सकता। तो ये जल के साथ मिलके तो रह सकता है, लेकिन अकेला ये नहीं रह सकता। तो इसलिए इसको जल के साथ ये मिक्सअप हो जाता है और बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। ये रहा, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है ये। तो इसीलिए इस रिएक्शन में हमने ये लिखा है। HCl से तो सिर्फ H+ आयन ही निकले हैं और H2O उसके साथ मिक्स हो गया। इसी रिएक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दिया इन्होंने। तो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्रता पूर्वक देखिए थोड़ा सा, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इसलिए यह जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। उसकी रिएक्शन दे दी, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जलीय विलयन में क्षारक की बात करते हैं। तो जलीय विलयन में क्षारक क्या देते हैं? इसकी परिभाषा में मैंने पढ़ा था, OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो ये रहा OH नेगेटिव आयन। Na अलग हो गया, यानी कि पॉजिटिव पार्ट है ये। OH अलग हो गया क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव पार्ट Na और नेगेटिव पार्ट हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH। तो इस तरह ये अलग हो जाते हैं। किसके अंदर? जल के अंदर। तो ये आपके जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक की प्रकृति है। कुछ बातें और भी है, वो हम आगे पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। देखिए क्या है वो। जितने यानी कि सभी के सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में जो भी क्षारक घुलनशील होगा उसको बोलते हैं अपन क्षार। ये भी हम पहली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, जो क्षारक वाली स्लाइड थी। भी जल में घुलनशील क्षारक को क्षार बोलेंगे और सभी क्षारकों को क्षार नहीं बोल सकते। यानी कि ये हो गए क्षारक। क्षारक इनमें से ही ये इतने इतने हैं क्षार जो जल में घुल सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि सभी क्षार यानी कि ये सभी क्षार क्षारक है, तो सही बात है, सभी क्षार क्षारक होते हैं। और मैं ये कहूं कि सभी क्षारक ये क्षार होंगे, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते क्योंकि सारे के सारे जल में नहीं घुलते। तो ये पॉइंट का मतलब ये है। उसके बाद में जल में अम्ल व क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं भी, जब भी इनको जल में मिक्स करते हैं तो ये अत्यंत ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, ऊष्मा उत्पन्न होती है इसके अंदर। इस लाइन्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारे पास 2 बीकर है, एक बीकर और ये दूसरा बीकर। इसके अंदर तो एसिड पड़ा हुआ है जिसको अपन बोलते हैं सांद्र एसिड, बिल्कुल प्योर क्वांटिटी में। अगर हम इसके अंदर जल डालेंगे तो ये समझ लीजिए भी राम नाम सत्य हो जाएगा।
एसिड के अंदर हम नहीं डाल सकते वाटर, क्योंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और बहुत अत्यंत अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसके कारण ब्लास्ट हो सकता है। हो सकता है ये जो बीकर है ये टूट जाए, हो सकता है ये जो लिक्विड इसके अंदर है, एसिड है, ये बाहर निकल के बाहर निकल जाए, अचानक से गैस बने और जिसके कारण वो क्या उछले और उछल के बाहर निकले, और बाहर आप खड़े हो और वो आपके ऊपर गिरेगा तो स्किन का कोई भी पार्ट वो जला सकता है। तो ये काम तो कतई नहीं करना, ही नोट कर लेना ये पॉइंट। एसिड के अंदर जल को नहीं मिलाया जाता कभी भी, क्योंकि ये अत्यंत ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है और ऊष्माक्षेपीय विक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है बहुत मात्रा में, जिसके कारण एसिड गिर सकता है बाहर निकल के, बर्तन टूट सकता है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। तो कैसे मिक्स करें, बात ये है। तो हम लेंगे जल, उस जल के अंदर बूंद बूंद करके एसिड डालेंगे और जल को कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे, ताकि जितनी भी अभिक्रियाएं हो ऊष्मा क्या है ना कम से कम मात्रा में उत्पन्न हो। यानी कि एक बूंद डाली, थोड़ी सी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो हमने मिक्स किया वापस जल को, तो वो वहां पे खत्म होगी, एक समान बिखर गई सारी ऊर्जा, उसका पता ही नहीं लगा। धीरे धीरे ही होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर सेकंड देखो, जल में अम्ल व क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। अम्ल व क्षारक को जल में मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे व जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए, जल में मिलाना चाहिए, जल को हिलाते रहना चाहिए और बूंद बूंद करके धीरे धीरे अम्ल को उसमें मिलाना चाहिए। ये है सांद्र अम्ल। अगर ये बात कर रहे हैं इस पॉइंट की भी, अगर इसमें जल नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इससे उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण, जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसके कारण मिश्रण जो होगा वो आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, यानी कि उछल के वो बाहर आ सकता है। जो भी उसमें हीट पैदा होगी उसके कारण कोई गैस बनेगी तो जो वो बाहर आ जाएगा और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण, यानी कि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी जब, तो उसके कारण कांच का बर्तन भी टूट सकता है। तो इसीलिए मतलब जलीय विलयन का ये जो पॉइंट है भी, अम्लों व क्षारकों को जल के अंदर मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल या क्षारक के अंदर। इसीलिए कहते हैं भी केमिस्ट्री लैब के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल करें आप तो इंस्ट्रक्टर की देख रेख में करें हमेशा ही, क्योंकि इस तरह की दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं अगर जानकारी का अभाव होगा हमारे पास। और अब हम बात करते हैं तनुकृत अम्ल की, तनुकृत क्षार की। मीन्स इनमें पानी मिक्स कर दिया हमने अम्ल में और क्षार में, तो वो क्या हो गए, पतले हो गए। तो देखिए क्या होता है, जल में अम्ल या क्षार को मिलाने पर, अम्ल मिलाएंगे या क्षार मिलाएंगे तो क्या होगा, आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। यानी कि जो आयन की सांद्रता होगी प्रति इकाई, पर यूनिट, उसकी जो आयन की सांद्रता में कमी हो जाती है। मींस इसको भी हम एक बिक्कर डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक बिक्कर है और इसके अंदर है 100 ml एसिड, और हम ये मान के चलेंगे कि 1 ml के अंदर 1 ड्रॉप आती है, 1 बूंद। एक बिक्कर लिया, बिक्कर के अंदर 100 ml एसिड है और 1 ml मतलब 1 बूंद के बराबर। तो बताइए कितनी बूंदे हैं इसके अंदर, 100। सिंपल सी बात है। अब हमने एक बिक्कर और लिया, इस बिक्कर के अंदर हमारे पास 90 ml वाटर है, यानी कि 90 बूंदे, और हमने इसको 100 ml पूरा करना है एसिड मिला के। इसमें से 10 ड्रॉपलेट उठाएंगे हम, यानी कि 10 ml,
इसमें मिक्स कर देंगे। समझ आ गई बात? यानी कि 10, अब इस बिकर के अंदर क्या होगा, अभी 90 ड्रॉपलेट तो है वाटर के और 10 है एसिड के, यानी कि अम्ल के। तो अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इसको और इस बिकर को, तो क्या होगा, इसमें तो प्रति 100 ml के पीछे 100 बूंदे हैं, यानी कि प्रति ml एक बूंद आ रही है। 100 ml में 100 बूंदे हैं इसके अंदर। लेकिन जब इस बीकर की बात करेंगे तो इसके अंदर 100 ml के अंदर सिर्फ ही अम्ल की कितनी बूंदे हैं, 10। तो सिर्फ ही 10 बूंदे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसी चीज को क्या बोलते हैं, आयन की सांद्रता। आयन की सांद्रता क्या होगा, अभी कितनी ड्रॉपलेट्स होगी या कितनी क्वांटिटी भी कह सकते हैं हम इसको, आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में। भी आयतन एक स्पेसिफिक हमने वॉल्यूम लिया, उस वॉल्यूम के अंदर हम देखेंगे भी कितनी मतलब क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट है, उसी को बोलेंगे। जितनी कमी आ जाती है उसी को आयन की सांद्रता कहते हैं। और इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं, जल में अम्ल या क्षारक मिलने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की कमी आ जाती है। अभी जल मिलेगा तो जहां पर एसिड था उसकी जगह क्या आ गए, वाटर के मोलिक्यूल आ गए, तो जिसके कारण वाटर के मोलिक्यूल तो बढ़ गए और अम्ल के या क्षार के अणु कम हो गए। तो प्रति इकाई आयतन के अंदर अम्लों की संख्या या क्षारकों के अणुओं की संख्या कम हो गई, जिसके हम क्या कहेंगे, तनुकरण कहेंगे इस प्रक्रिया को, यानी कि पतला करना। इस जो अम्ल व क्षारक हो जाते हैं इस अभिक्रिया से तनुकृत हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। तो ये इसमें एक है। तनुकृत क्या होते हैं, तनुकृत अम्ल और क्षार। और तनुकरण अभिक्रिया क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। इसके साथ ही सेकंड चैप्टर का एक पार्ट हमने पूरा कर लिया है और बाकी की जितने भी टॉपिक्स हमारे रहते हैं वो हम अगले पार्ट में करेंगे, वीडियो के सेकंड पार्ट जो आएगा। तब तक आप इस वीडियो के जितने भी टॉपिक हैं इनको ध्यान से कर लीजिएगा, रिएक्शंस को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। और हमने रिएक्शंस के अंदर स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, तभी ये रिएक्शंस आपको याद होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी जानकारी हासिल कर सकें। थैंक यू।